चैप्टर आज का चैप्टर है 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रही है, तो इसमें हम 5 चैप्टर कर चुके हैं और ये 6 है आज का चैप्टर। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि एवं तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ये रोडोडेंड्रॉन के फूल हैं जो कि देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा टाइप है घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। और थर्ड है यानी कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ के वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले पिक्चर देखिए। ये कांटेदार झाड़ियां हैं जो कि रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इस तरह की झाड़ियां। पहले हम एक डिड यू नो जैसे फैक्ट है वो जान लेते हैं कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्यों? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है कि एनाकोंडा। एनाकोंडा के बारे में सभी ने सुना होगा। विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार और खा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। अब यहाँ भूमध्य रेखा, तो अब तक आप सीख गए होंगे भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इक्वेटर होता है, ये भूमध्य रेखा है। ये तो याद ही हो गई। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वो इस भूमध्य रेखा के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है। और यही वजह है कि ये गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। मतलब हमेशा यहाँ हरियाली बनी रहती है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस, महागौनी आदि पाए जाते हैं। तो ये सदाबहार वन जो उष्णकटिबंधीय वन है इतने घने होते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है
वो इन जंगलों के अंदर पहुंच नहीं पाती है। देखिए पिक्चर देखिए कि ये पेड़ कितने घने हैं। तो सूर्य की रोशनी, पहले सबसे ऊंचे पेड़ हैं, फिर नीचे पेड़ हैं, तो कुछ ऊंचे पेड़ों से रोशनी नहीं जा पा रही है अंदर, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जाने की कोशिश भी करे तो नीचे भी पेड़ हैं। तो इतना घना है ये जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वो इतने घने होते हैं कि इनमें सूर्य की रोशनी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, और यही कारण है कि यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में भी पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो सदाबहार वन थे वो सारी पत्तियां नहीं झाड़ते थे, लेकिन ये झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन है। याद रखना, ऊपर क्या था? आबूनस था, रोजवुड था, और यहाँ पे साल है, सागवान है, और नीम तथा शीशम। ये कहाँ है? ये पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और सदाबहार वन में थे रोजवुड, आबूनस। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये जो शीशम की लकड़ी होती है वो काफी मजबूत होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी और गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, इसलिए येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें बाघ पाए जाते हैं, और ये लंगूर, गोल्डन लंगूर है, ये आपके पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। फिर है ये हाथी। फिर आते हैं थर्ड नंबर पर शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ब्राजील है वहाँ के जंगल इतने घने होते हैं। देखिए इसी बुक में था, एक बॉक्स करके था, याद होगा आपको, नहीं है तो देख लेते हैं। ये था कि ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो आप बता सकते हैं क्यों? तो ये जो है ये ब्राजील के उष्णकटिबंधीय नहीं, ये शीतोष्ण सदाबहार वन है। जो उष्णकटिबंधीय वन है उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये शीतोष्ण सदाबहार वन की पिक्चर है। और फिर इसके बाद है शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ क्या पाया जाता है? ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली एवं पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? बांज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट एक पक्षी होता है तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो अभी ये जो फिजेंट होता है, ये इस तरह के पक्षी आप देख पा रहे हो, इसको फिजेंट कहते हैं। ये फिर और ये है, इसको मोनाल बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों के अंदर, और इस तरह से दिखते हैं जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो भूमध्य सागरीय वृक्ष हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को ही विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व
एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। जैसे ये हमारी इंडिया है, तो हमने क्या देखा कि इसके पूरब और उत्तर पूरब, ठीक है, ये किनारे शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। लेकिन महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी यानी ये पार्ट तो आपका किससे ढक गया? शीतोष्ण सदाबहार वन से और पर्णपाती पेड़ों से। और ये जो पार्ट है नीचे का, वो थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ज्यादातर क्या होता है? यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। एशिया की जो भूमध्य सागर ये है, यहाँ पे जो आपका एशिया है, यहाँ एशिया है उत्तर पूरब में है एशिया, और भूमध्य एशिया उत्तर पूरब में है। तो जो पूरब के पास वाली चीज है भूमध्य सागर के पास, जहाँ इस रेखा के पास जो है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। तो ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, वो फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं अंगूर के बाग लगे हुए हैं, यहाँ अंगूर पैदा किए जाते हैं। अब आते हैं आपके शंकुधारी वन। तो जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री में, तो भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा भी कहा जाता है। टेंगा का अर्थ होता है अनछुआ। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। देखिए, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ये शंकुधारी वन है और ये बर्फ से ढके हुए शंकुधारी वन है। अब आते हैं हमारे घास स्थल। घास स्थल क्या होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवन्ना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ये आप घास स्थल की पिक्चर देख सकते हैं। ये जिराफ हैं जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में पाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो उन्हें, यदि पूर्वी अफ्रीका देखा जाए तो वहाँ सवन्ना कहा जाता है, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और ब्राजील में इनको कंपोज कहा जाता है। और वेनेजुएला में इनको लानोस कहा जाता है। और शीतोष्ण घास स्थल जो हैं, उन्हें अर्जेंटीना में पेम्पास, ये नाम याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अर्जेंटीना में पेम्पास, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं, वो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल थे। उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेरी कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इनको वाइल्ड कहा जाता है और मध्य एशिया में इनको स्टेपी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डॉन कहा जाता है।
और शीतोष्ण घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बाद आते हैं सेकंड नंबर पर शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। और दूसरा है कटीली झाड़ियां, जो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। तो हम भारत का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा और पढ़ा। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, जैसे आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर कौन से हैं? सील और वॉलरस, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों की चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। ये ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जिसे हम कहते हैं, वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वे वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इस संरक्षण के बारे में कुछ सुझाएं। ये सील है और ये वॉलरस है। ये काफी खतरनाक होती है, देखने में इतनी सीधी सी लग रही है। और अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, अब अभ्यास का टाइम आ गया है। तो वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है, मतलब अधिकतर निर्भर करता है। और प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? आपने चैप्टर पढ़ा, समझा, तो आपको कितना याद है पहले आप खुद से कीजिए, फिर मैं तो आंसर बताऊंगी ही। नींबू वंश यानी सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताएं। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या टुंड्रा वनस्पति में? याद होगा, अभी रिसेंटली पढ़ा है। फिर है कि कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, या गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, या ठंडी ध्रुवीय जलवायु में? तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको हम कर लेते हैं। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक जानवर, बंदर, जिराफ या ऊंट। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? और ये इनको मिलाना है कि जो वॉलरस है वो कहाँ पाया जाता है? देवदार वृक्ष, जैतून, हाथी, कंपोस्ट। अब फिर है कारण बताइए। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जानवरों की फर और त्वचा मोटी इसलिए होती है ताकि उन्हें वो ठंड से बचा सके, है ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसका क्या कारण है? वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती है, तो इसके क्या कारण है आप बताइए। चलिए हम खुद ही कर लेते हैं। ये देखिए, वनस्पति की जो वृद्धि, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है।
तो ये आंसर मैं आपको बुक से सीधे सीधे करा रही हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि एनसीईआरटी बुक हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक इतनी इजी होती है पढ़ने में, उनकी लैंग्वेज, बस ये है कि हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो इसका आंसर बुक में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ सर्च करना पड़े। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन उसमें रहते हैं एक्सरसाइज में वो बुक में ही रहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं। तो इनमें नंबर 1, एक तो वन थे, फॉरेस्ट, दूसरे थे घास स्थल और तीसरे थे कांटेदार झाड़ियां। थर्ड है हमारा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उसमें तो एक रोजवुड थी और दूसरा था आबूनस। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर देखने जाने की जरूरत नहीं है। फिर है विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो विश्व के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि भारत में, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और मध्य अमेरिका में। एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अभी क्या है, सेंट्रल अमेरिका भी है। पहले सिर्फ अमेरिका 2 पार्टों में डिवाइड था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, लेकिन अभी बीच के पार्ट को सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो ये नई अपडेटेड एनसीईआरटी बुक है, तो इसलिए ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू वंश यानी सिट्रस के जो फल हैं वो किस जलवायु में उगाए जाते हैं। तो ये उगाए जाते हैं गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीतोष्ण होती हैं, वहां पर ये उगाए जाते हैं, जो नींबू वंश या सिट्रस फ्रूट जिन्हें कहते हैं। आमतौर पर ये संतरा हो सकता है, अंजीर हो सकता है, जैतून और अंगूर, ये इनके एग्जाम्पल हैं। हालांकि क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि वहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो जलवायु होती है गर्म शुष्क या ग्रीष्म, और रैनी थोड़ा वर्षा वाली जलवायु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शंकुधारी वन है उनके कोई 4 उपयोग बताना है। तो इनका उपयोग था शंकुधारी वन का, ये इनकी जो पल्प है उससे कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे पेपर बनाने के लिए, न्यूज़पेपर बनाने के लिए इनके पल्प का यूज किया जाता है। और जो मैच बॉक्सेस होते हैं उनकी पैकिंग के लिए, जो बॉक्सेस होते हैं मैच बॉक्स पैकिंग के लिए, वो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और क्या, चेयर पैन वगैरह। देखिए इनका 4 उपयोग यदि हमें लिखना है तो एक तो हो गया लुगदी बनाने के लिए, दूसरा हो गया अखबारी कागज बनाने के लिए, तीसरा है माचिस और पैकिंग के लिए जो अभी मैंने बताया था। तो यहाँ ऐसे माचिस के लिए बक्से, तो यही 3-4 उपयोग यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हें बनाने के लिए किया जाता है। और इनके यदि पेड़ के एग्जाम्पल याद रखने हैं तो चीड़, देवदार इनके मुख्य पेड़ हैं। और जानवर भी याद रखने हैं कि शंकुधारी वन में जानवर कौन से पाए जाते हैं। तो रजत लोमड़ी होती है, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये हमारा शंकुधारी वन हो गया, यानी कि जो शंकुधारी वन थे उनके 4 उपयोग हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि विश्व के किन भागों में कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पर घास स्थल पाए जाते हैं। तो जो मौसमी घास स्थल हैं, शीतोष्ण घास स्थल को ही मौसमी घास स्थल कहते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक्स्ट्रा यदि जानना है तो यहाँ की जो घास होती है वो छोटी एवं पौष्टिक होती है। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। और जंगली भैंस, यहाँ जो जानवर हैं वो जंगली भैंस है, बाइसन है और एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। फिर हमारा सेकंड है कि जो कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो ये है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। फिर है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक जो सामान्य जानवर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है बंदर।
फिर है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति, तो ये है चीड़। फिर है स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मध्य एशिया में। अब इन्हें हमें मैच करना है कि जो वॉलरस है वो एक ध्रुवीय जानवर है, ठीक है। तो ये देवदार का जो वृक्ष है वो नरम काष्ठ वाले पेड़ होते हैं। जैतून है ये एक नींबू वंश यानी सिट्रस फ्रूट है। और हाथी जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। और जो कंपोज है वो अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है। और एक सामने ही लगा लेते हैं, ऐसे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि जो वॉलरस है ये एक ध्रुवीय जानवर है, ठीक है। और जो देवदार है वो नरम काष्ठ वृक्ष है। और जैतून है एक नींबू वंश यानी कि सिट्रस फ्रूट है, अब समझ आ रहा होगा। और एलिफेंट जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। फिर आपके कंपोज हैं वो हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल का। और जो डाउन है वो अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है। तो ये हमारे मैच हो गए। अब था कि ये कारण हम बता चुके हैं वैसे कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी क्यों होती है, तो वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए होती है। फिर है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं ताकि अपनी जड़ों में पानी को इकट्ठा कर सकें और जो शुष्क मौसम है उससे अपने आप को बचा सकें, सरवाइव कर सकें, ठीक है। फिर है कि वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती है, तो ऐसा होता है वहां की जलवायु के अनुसार। यदि वनस्पति अपना जलवायु के अनुसार बदलेंगे नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे रेगिस्तान में कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं। और आपके जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी सघनता जो है वो बदल जाती है। तो आज का हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ ये क्रियाकलाप हैं, तो वो सब विश्व के विभिन्न भागों में घास स्थलों को चित्र एकत्रित करके, तो ये इनके लिए वर्ग पहेली जैसा है। यहाँ इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चैप्टर के बीच में ये काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में बनाएंगे। अभी इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।